आज हम शुरू करेंगे नया टॉपिक, हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्यूशन इसके पहले हम देख चुके हैं। हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट इसके पहले हमारा हो चुका है। इसके अंदर हमने देखे थे टाइप्स ऑफ सॉल्ट। तो फोर टाइप्स थे। दिस आर द फोर टाइप्स ऑफ सॉल्ट। पहले आता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। दूसरा आता है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस। थर्ड आता है वीक एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। उसके बाद में आता है वीक एसिड एंड वीक बेस। ये हो चुका था। कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस भी हमने पढ़े थे। कंसेप्ट ऑफ हाइड्रोलाइसिस में ये बताया है कि जब किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर वो सॉल्ट वाटर के हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन के कॉन्सेंट्रेशन को डिस्टर्ब करता है तो इस कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। अगर से किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद वो सॉल्ट के आयन जैसे कि केटायन और एनायन react with hydronium ion and hydroxy ion. They disturb the concentration of hydroxy ion and hydronium ion is called as hydrolysis of salt. जैसे कि यहाँ दी हुई डेफिनेशन, hydrolysis of salt is defined as the reaction in which the cation or anion, both the ion of salt react with ion of water to produce the acidity, alkalinity, sometimes even neutrality. जब क्या होता है किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उस सॉल्ट के केटायन एनायन दोनों ही बोथ रिएक्ट विथ आयन ऑफ वाटर टू प्रोड्यूस द एसिडिटी। अगर वो रिएक्ट करते हैं वाटर के आयन के साथ तो वो क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिडिटी, अल्किलिटी और समटाइम्स न्यूट्रलिटी हो। तो इस कॉल्ड एज हाइड्रोलाइसिस ऑफ सॉल्ट। तो इसमें हमने सबसे पहले वाला देखे थे, लगे थे हो चुका हमारा सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। जैसे कि इसके एग्जांपल है NaCl, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसके अंदर HCl स्ट्रॉन्ग एसिड रहता है और NaOH क्या रहता है, स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट रहता है। तो HCl और NaOH इसके अंदर प्रेजेंट रहते हैं। NaCl की जब हाइड्रोलिसिस होती तो NaCl का जब डिसोसिएशन होता है तो वो फॉर्म करता है Na पॉजिटिव केटायन और Cl नेगेटिव एनायन। ये दोनों ही क्या करते हैं, दोनों को देखो, द आयन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हैव द नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर। ये दोनों ही वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते, क्योंकि इसको जब डिसोसिएशन किया जाता है ना तो ये क्या करते हैं, उसके साथ रिएक्ट ना करते हुए वहाँ पे फॉर्म करते हैं सोडियम, वापस से वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस फॉर्म करते हैं। जैसे ये देखो वहाँ दिया हुआ है, द आयन Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव हैव द नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विथ वाटर, दिस बिकॉज द पॉसिबल प्रोडक्ट। इसके अंदर क्या होता है, एक पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म होता है NaOH और HCl। सच अ रिएक्शन आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट कंप्लीटली। यहाँ पे दिया हुआ है कि इसमें क्या होता है, रिएक्शन के अंदर जब हम NaCl को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो NaCl को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद में ये Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयन फॉर्म करता है, जिसकी टेंडेंसी नो टेंडेंसी है रिएक्ट विथ वाटर एंड फॉर्म द पॉसिबल प्रोडक्ट। ये पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म करते हैं। जैसे कि लास्ट में हम ये देख चुके हैं कि Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या फॉर्म करेगा, HCl और NH, स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। अगर HCl और NaOH का अगर डिसोसिएशन करेंगे तो ये फॉर्म करेंगे हाइड्रोनियम आयन हो गया, क्लोरीन आयन, सोडियम आयन, हाइड्रोक्सी आयन। तो यहाँ पे क्या होता है, द रिएक्टर में प्रोडक्ट आता है सेम। इसमें क्या होता है, रिएक्टर और प्रोडक्ट दोनों भी क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो इसी वजह से क्या होता है कि ये रिएक्शन के अंदर हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन का जो कॉन्सेंट्रेशन रहता है, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिस्टर्ब नहीं होता, उसके कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग कांस्टेंट रहता है, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती है, जिसकी वजह से जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल सोल्यूशन रहेगा। वो सोल्यूशन कैसा रहेगा, न्यूट्रल सोल्यूशन रहेगा। बस ये कंसेप्ट याद रखना है कि अगर किसी सॉल्ट को अगर वाटर में डिसॉल्व किया जाए और वहाँ पे अगर हाइड्रोनियम आयन या फिर हाइड्रोक्सी आयन दोनों में से किसी एक का कॉन्सेंट्रेशन अगर एक्सेस में बढ़ जाता है ये सॉल्ट की वजह से, तो वो क्या हो जाएगा, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक रहेगी सॉल्ट सोल्यूशन की वो क्या होगी, चेंज होगी। फॉर एग्जांपल अगर से हम किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद उसके अंदर एक्सेस में हाइड्रोनियम आयन अगर फॉर्म होते हैं तो समझ जाओ सोल्यूशन कौन सा है हमारा, स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन जो है वो बेसिक कैरेक्टर रखेगा। अगर किसी सॉल्ट को वाटर में डिसॉल्व करने के बाद अगर हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो जाता है तो वो जो सोल्यूशन रहेगा वो एसिडिक सोल्यूशन रहेगा। बट यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों ही हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन दोनों का ही कॉन्सेंट्रेशन क्या है, रिमेनिंग कांस्टेंट है या इक्वल है। इसी वजह से यहाँ पे जो सोल्यूशन है वो न्यूट्रल सोल्यूशन रहेगा। और एक बात आगे इसके आगे की जो एग्जांपल है, सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस। अब यहाँ पे क्या किया जा रहा है, एक
वाटर के अंदर एक सॉल्ट को डिसॉल्व किया जा रहा है जो काय का बना हुआ है, स्ट्रॉन्ग एसिड का है और वीक बेस का है। तो हम एक कॉमनली ये बात बोल सकते हैं कि उसके अंदर सॉल्ट को, स्ट्रॉन्ग एसिड वाला सॉल्ट अगर डिसॉल्व किया जा रहा है तो वो जो कैरेक्टर रहेगा सॉल्यूशन का, ये वाटर का, तो वो एसिडिक कैरेक्टर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे स्ट्रॉन्ग एसिड प्रेजेंट है। उसको हम इसके अंदर पूरा एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे क्या होगा। जब एक कॉपर सल्फेट TuSO4 इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, CuSO4 इज द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड है। CuSO4 का एक सॉल्ट लिया गया जिसके अंदर क्या है, H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है और CuOH/2 वीक बेस है। ये दोनों से मिलकर बना हुआ CuSO4 का सॉल्ट है, जिसके अंदर CuSO4 को डिसॉल्व करेंगे वाटर के अंदर। तो देखो पहले क्या होगा, डिसोसिएशन होगा, Cu2 पॉजिटिव और SO4 2 नेगेटिव। SO4 2 नेगेटिव जो आयन है ना, वो उसकी टेंडेंसी रहेगी कि वो वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, वो एक पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे H2SO4। जो SO4 है वो वाटर से रिएक्ट नहीं करेंगे क्योंकि वो स्ट्रांगली है, और वो क्या करेंगे फिर वहाँ पे एक पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे H2SO4, बोले तो स्ट्रॉन्ग एसिड वापस से फॉर्म कर लेंगे। बट इसके अंदर जो प्रेजेंट है हमारे पास CuOH2 टाइम, तो CuOH2 टाइम अगर वाटर से रिएक्ट करेगा तो Cu देखो यहाँ पे दिया हुआ है, ये Cu जो था उसके अंदर का, तो Cu क्या कर रहा है, वाटर से रिएक्ट करके CuOH2 टाइम्स और H3O पॉजिटिव, बोले तो हाइड्रोनियम आयन फॉर्म कर रहा है। क्या फॉर्म कर रही है, हाइड्रो। देखो यहाँ पे पूरा दिया है, द रिएक्शन ऑफ द Cu2 पॉजिटिव आयन विद द OH हाइड्रोक्सी फॉर्म द अनआयोनाइज्ड CuOH2 टाइम, हाइड्रोलिटिक इक्विलिब्रियम CuSO4 इज देन राइट। यहाँ पे क्या किए, जो बेस था हमारा Cu, उसने वाटर के साथ रिएक्ट किया और हाइड्रोनियम आयन पाया, हाइड्रोनियम आयन फॉर्म किया ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस ऑफ H3O पॉजिटिव आयन। अब इसके अंदर क्या हो गया, एक्सेस के अंदर हाइड्रोनियम आयन फॉर्म हो गए। अब जिसके अंदर एक्सेस में हाइड्रोनियम आयन फॉर्म होंगे तो रिजल्टिंग जो सोल्यूशन है हमारा CuSO4 का, वो क्या हो जाएगा, एसिडिक, एंड टर्न द ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। और इसमें क्या होगा, ब्लू लिटमस पेपर टाइम में कन्वर्ट होगा रेड के अंदर। उसके अंदर जो दिया हुआ है आगे और बताया उसने उसको क्या कैसे को की करके। इसके अंदर जो CuOH रहता है ना, इसमें एक पीपीटी फॉर्म, टर्बिडिटी फॉर्म करता है। टर्बिडिटी को अगर हमको वहाँ से रिमूव करना है तो वहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड के 2-1 ड्रॉप ऐड करना पड़ेगा। 2-1 ड्रॉप ऐड करने के बाद में क्या होगा, उसके अंदर की जो टर्बिडिटी है वो क्लियर हो जाएंगे और हमको एक क्लियर सोल्यूशन फॉर्म होगा। उसके अंदर वही बताया, टर्बिडिटी ऑफ द डिजॉल्व टू गेट द क्लियर सॉल्यूशन, टू गेट द क्लियर सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 द एडिशन ऑफ द H2SO4 विल बी रिक्वायर्ड। इसमें H2SO4 डालना पड़ेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, वहाँ पे CuSO4 के अंदर जो CuOH की जो टर्बिडिटी है वो क्या हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी पूरी तरह से। अब उसके बाद का तीसरा सॉल्ट है, तीसरा सॉल्ट शुरू होता है हमारा सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस। इसके अंदर जो है ना, एसिड क्या है, वीक है, और बेस जो है वो स्ट्रॉन्ग है। तो ऑब्वियसली ये जो सोल्यूशन रहेगा, ये काय का सोल्यूशन रहेगा, बेसिक सोल्यूशन रहेगा, क्योंकि इसके अंदर स्ट्रॉन्ग बेस प्रेजेंट है। देखते हैं इसके अंदर जो लिया हुआ है CH3COON है, बोले तो सोडियम एसिटेट का एक सॉल्ट लिया गया है, जिसके अंदर वीक एसिड है, एसिटिक एसिड, और स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, NaOH। जब इसको डिसॉल्व कर रहे हैं हम वाटर के अंदर तो ये डिसोसिएशन होता है। देखो यहाँ पे डिसोसिएशन हुआ इसका, तो CH3COO निगेटिव फॉर्म किया और Na पॉजिटिव फॉर्म किया। अब यहाँ पे क्या किया उसने, वाटर का डिसोसिएशन बताया कि वाटर अगर आपस में रिएक्ट करके डिसोसिएट है तो वो क्या फॉर्म करेगा, हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन। यहाँ पे देखो आगे दिया है, सोल्यूशन ऑफ सोडियम एसिटेट कंटेन द Na पॉजिटिव और H3CO नेगेटिव, सॉरी Na पॉजिटिव H3O पॉजिटिव CH3CO नेगेटिव, बोले तो सोडियम आयन, हाइड्रोनियम आयन, एसिटेट आयन और हाइड्रोक्सी आयन। इसमें कि जो सोडियम आयन है वो सॉल्ट, सोडियम आयन ऑफ सॉल्ट हैज अ नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद OH। इसके अंदर के जो सोडियम के आयन है वो टेंडेंसी क्या रखते हैं, नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द हाइड्रोनियम आयन वाटर के, और एक हाइड्रोनियम आयन के साथ नो टेंडेंसी टू रिएक्ट विद द हाइड्रोनियम आयन ऑफ द वाटर, सिंस द पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन, पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन क्या होगा, वहाँ पे सोडियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगा। ये एक स्ट्रॉन्ग बेस का सॉल्ट है, तो ये क्या करेगा, वाटर के साथ में जो है कंबाइन होकर क्या करेगा, वहाँ पे एक बेस फॉर्म करेगा NaOH। अब इसके अंदर जो दूसरा था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होने की वजह से, अब जो दूसरा जो प्रेजेंट था CH3CO नेगेटिव, वो क्या करेगा, वाटर के साथ रिएक्ट करके एसिड क्या फॉर्म तो करेगा, बट इसके अंदर हाइड्रोक्सी आयन फॉर्म हो गए, CH3COOH और OH पॉजिटिव फॉर्म हुए। अब इसी के अंदर बताया था हाइड्रोलाइटिक इक्विलिब्रियम फॉर द CH3CONA इस, देखो यहाँ पे दिया हुआ है
सोडियम एसिडेट का हाइड्रोलिटिक इक्विलिब्रियम, ये रिएक्ट कर रहा तो ये एसिड फॉर्म कर रहा Na पॉजिटिव और OH निगेटिव। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक एसिटिक एसिड तो फॉर्म हो रहा है और हाइड्रोनियम आयन सॉरी हाइड्रोक्सी आयन फॉर्म हो रहे हैं। ये दिख रहा है हमारे को OH निगेटिव। आपको सिंपल सी रिएक्शन याद रखना है, बाद में आप एक्सप्लेनेशन मन से भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो इसमें क्या होता रिजल्ट ऑफ एक्सेस ऑफ OH पॉजिटिव आयन प्रोड्यूस हो रहे। तो जब इसके अंदर हाइड्रोक्सी आयन प्रोड्यूस हो रहे तो अब इसकी ऑब्वियसली जो सोल्यूशन है वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक शो करेगा, बेसिक कैरेक्टरिस्टिक। एक सिंपल टेक्निक इतनी याद रखना है कि जो चीज़ इसके अंदर स्ट्रांगली प्रेजेंट रहेगी और सोल्यूशन क्या करेगा, उसी की कैरेक्टरिस्टिक को शो करेगा। जैसे कि उसके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग एसिड रहा तो वो एसिड की कैरेक्टर रखेगा, स्ट्रॉन्ग बेस रहा तो बेसिक कैरेक्टर रखेगा। उसके बाद में लास्ट आता है सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस। अब वीक एसिड और वीक बेस के अंदर कंसिडर किया गया BA। BA एक सॉल्ट है जिसके अंदर HA जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है और BOH जो है वो स्ट्रॉन्ग वीक बेस है। दोनों का देखो डिसोसिएशन बताया पहले BA का, उसमें BA ये फॉर्म कर रहा है BA पॉजिटिव और A निगेटिव। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ बोथ द आयन। इसमें क्या होता है, हाइड्रोलिसिस रिएक्शन के अंदर इन्वॉल्व द इंटरेक्शन ऑफ बोथ द आयन, जैसे कि सॉल्ट विथ वाटर। अब इसमें देखो जो BA है, पहले क्या हो रहा दो, इसमें क्या फॉर्म किया B पॉजिटिव A निगेटिव, ये वाटर के साथ रिएक्शन करके एक पॉसिबल प्रोडक्ट फॉर्म करेंगे वीक बेस और वीक एसिड। तो इसमें क्या होता है, द सॉल्यूशन में भी टर्न आउट द एसिडिक या बेसिक। इसमें देखो क्या हो रहा, BA जो है वो उसके वीक एसिड और वीक बेस के आयन है, ये सॉल्ट के आयन है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके वापस से वीक बेस और वीक एसिड फॉर्म करते हैं, जिसकी वजह से सॉल्यूशन जो रहता है वो एसिडिक, बेसिक या फिर न्यूट्रल हो सकता। क्योंकि इसके अंदर हाइड्रोनियम आयन भी फॉर्म हो सकते हैं, हाइड्रोक्सी आयन भी फॉर्म हो सकते हैं, या फिर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन रिमेनिंग कांस्टेंट भी रहता है। ये डिपेंड करेगा स्ट्रेंथ ऑफ द वीक बेस और वीक एसिड। ये जो वीक एसिड और वीक बेस की स्ट्रेंथ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि हमारे सॉल्यूशन के अंदर कौन सी चीज़ एक्सेस में फॉर्म होगी, हाइड्रोक्सी आयन एक्सेस में फॉर्म होंगे या फिर हाइड्रोनियम आयन एक्सेस में फॉर्म होंगे, या फिर दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा, रिमेनिंग कांस्टेंट रहेगा। ये डिपेंड करेगा काय के ऊपर, एसिड और बेस की स्ट्रेंथ के ऊपर। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ इफ अगर से वीक एसिड का इक्विलिब्रियम ये स्ट्रेंथ जो है रिलेटिव स्ट्रेंथ जो ग्रेटर रहती है वीक बेस से तो सॉल्यूशन एसिडिक रहेगा। अगर से बेस की स्ट्रेंथ अगर एसिड से ज़्यादा रहती है तो वो बेसिक रहेगा। अगर दोनों इक्वल आते हैं तो सॉल्यूशन विल बी न्यूट्रल रहेगा। ये चारों भी सॉल्ट हमारे कंप्लीट हो गए। अब तुमको क्या करना है मालूम है कि चारों सॉल्ट को एक बार अच्छे से पढ़ो। आप इजीली आप चारों सॉल्ट को एक बार अच्छे से अगर आप पढ़ेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा कि हमने इसमें क्या सीखे करके। अगर चारों सॉल्ट आप पढ़ेंगे एक बार तो आपके इजीली कंसेप्ट समझ में आ जाता है। पहले हाइड्रोलाइसिस पढ़ के देखना आपने, हाइड्रोलाइसिस पढ़ने के बाद में फिर एक एक सॉल्ट पढ़ना कि सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस कौन सा नेचर रखता है, न्यूट्रल रखता है तो क्यों रखता है। फिर उसके बाद में आएगा सॉल्ट ऑफ एसिड एंड वीक बेस, तो ये नेचर कौन सा रखता है, एसिडिक नेचर रखता है कि बेसिक नेचर रखता है। और इसके ऊपर से देखो एक बात, ये कंसेप्ट याद रखना है आपको कि ये जो डिपेंड करेगा एसिडिक और बेसिक, वो डिपेंड करेगा हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोक्सी आयन के ऊपर। तो आपको क्या करना है, इसको एक बार अच्छे से पीडीएफ में से और भी पढ़ना है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आता है तो आप मुझे वापस से इसके बारे में पूछ सकते हैं। अगर ये कंसेप्ट आपको अगर क्लियर हो गया होगा, अगर आपको समझ में आ गया होगा, मैं अगर एक बार अगर आपने इसको अच्छे से बुक में से पढ़ कर देखे या पीडीएफ में, जिसके अंदर पीडीएफ अवेलेबल है उसने पीडीएफ में से भी अगर पढ़ के देखा तो ये कंसेप्ट आपका इजीली क्लियर हो जाता है। अगर कुछ प्रॉब्लम है या नहीं समझ में आया तो मुझे कांटेक्ट करके इसके बारे में पूछ सकते हैं। फिर मुझे नेक्स्ट टॉपिक हम इसके आगे शुरू करेंगे, सॉल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस फॉर विच केबी और केबी। अब स्ट्रेंथ के ऊपर से हम क्या करेंगे, उसको सॉल्ट ऑफ वीक एसिड और वीक बेस वगैरह को एक्सप्लेन करेंगे इसकी स्ट्रेंथ। जैसे कि अगर से के इज ग्रेटर देन के बी रहा तो सॉल्ट, के इज ग्रेटर देन के बी रहा तो वो एसिडिक नेचर क्यों रखता, ये हम पूरा एक्सप्लेन करेंगे। फिर उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे, उस एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। तो आपको क्या करना है, पहले चारों भी सॉल्ट को पढ़ना है। और चारों सॉल्ट में अगर आपको लगता है कि हमको कोई प्रॉब्लम है, कोई सॉल्ट नहीं समझ में आया, ये चारों भी नहीं आया, तो मुझे इस बारे में बताना ज़रूरी है आपको। अगर आप बताएंगे तो मैं डबल से इसको ये क्या करूँगा, आपको एक्सप्लेन करूँगा। अब देखो ये एक यूनिट अपना इजीली हो गया। अगर ये लॉकडाउन में अगर अपने एक दो यूनिट भी अगर थियोरेटिकल हो गए तो रिएक्शन के यूनिट हम क्लास में शुरू कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको मुझे एक एक चीज़ इसमें से बताना है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझिए तो आप पहले की वीडियो भी देख सकते हैं, पहले की वीडियो में इसमें सब बताया वो देखो। अगर उसके बाद में भी अगर आपको नहीं समझा तो आप मुझे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। और एक बात याद रखो कि ये जो चीज़ें दी हुई है इसको आप अपने नोटबुक में शॉर्ट में लिखना शुरू रखो।
ये नया यूनिट से शुरू हुआ ना, तो इसको नोट्स बुक में लिखना शुरू करो। आप शॉर्ट में नोट्स बनाते जाओ, लिखते जाओ, जो जो आपके समझ में आ रहा है वो आपके ओन लैंग्वेज में लिखो, लगे से मराठी हिंदी, क्योंकि हमको समझ में आना ज़रूरी है। अगर हमारा कंसेप्ट अगर क्लियर रहा तो हम इतनी थ्योरी को एग्जाम में लिख सकते। अगर हमारा कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा, हमारे को वो समझ में नहीं आया, तो हम उसको लिख नहीं सकते, और इतना सारा रट्टा हम मारते बैठने वाले नहीं है। इसी वजह से आपको जो भी प्रॉब्लम है आप उसको बुक में लिख के रखो, और मुझे लगे से आपको जो भी डिफिकल्टी है मुझे कांटेक्ट करके बताओ। ओके, कल हम नया टॉपिक इसके आगे का शुरू करेंगे।